नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हैं हम भोपाल दूरदर्शन से लेकर कार्यक्रम ये है नारी शक्ति। दर्शकों, महात्मा गांधी ने कहा है कि यह स्वास्थ्य ही है जो असली पूंजी है, जो वास्तविक धन है, ना कि सोना और चांदी। तो बेहतर स्वास्थ्य के लिए जागरूक हर उम्र में इंसान को होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि शरीर खराब हो जाए और दवाओं पे हम निर्भर हों, उसी समय हम जागरूक हों और अपने शरीर को उस चीज़ के लिए चेतना में लाएं। जी नहीं, बढ़ती उम्र के साथ कैसा आहार होना चाहिए, उसी पर आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, और कार्यक्रम क्योंकि नारी शक्ति है तो उनसे भी परिचय करवा दूं जो कि आज इस विषय पर हम सभी को जानकारी देंगे। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं निधि पांडे जी, जो कि भोपाल से आहार विशेषज्ञ हैं। स्वागत है निधि जी आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैंने बताया कि हम आज बात करने वाले हैं उम्र के साथ, बढ़ती उम्र के साथ आहार या सही पोषण कैसा होना चाहिए उस पर। तो सबसे पहला सवाल जो निधि जी आपसे रहेगा वो यही रहेगा कि उम्र के हिसाब से किस तरीके से आहार हमारा होना चाहिए, क्योंकि भारतीय परंपरा रही है या ये कहें हमारे जो किचन है, भारतीय किचन है, वो ऐसे हैं कि हम ताउम्र एक जैसा खाना खाते हैं। घर में भले ही किशोरावस्था की एक युवती हो, चाहे एक छोटी बच्ची हो, चाहे प्रौढ़ावस्था की एक औरत हो, या रजोनवृत्ति के करीब आ रही महिला क्यों ना हो, घर का जो खान पान है वो एक जैसा चलता रहा है। तो आपके हिसाब से किस तरीके से उम्र के साथ पोषण आहार होना चाहिए? देखिए अर्निका, सबसे पहले तो ये कि जितनी भी महिलाएं हैं घर में, उन सबको इस चीज़ के प्रति सजग होना चाहिए कि हमारा भोजन हमको स्वस्थ बनाता है और हमारा भोजन हमको लंबे समय तक स्वस्थ रहने की शक्ति भी देता है। पहली चीज़ आप ये रियलाइज़ करें। दूसरा, उसी भोजन में छोटे मोटे चेंजेस आप कर सकते हैं। जैसे बच्चों को कैसे हम दाल का पानी देते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, फिर हम दाल चावल देना शुरू करते हैं। तो किशोरावस्था की तरफ जो बच्चियां हैं हमारी, उनको हमको प्रोटीन की मात्रा बढ़ा के देनी है। इसको साइंटिफिक टर्म्स में ना जाकर उनके भोजन में दाल हुआ, ड्राई फ्रूट्स हुआ, खजूर हुए, भुने हुए चने, गुड़, मूंगफली, इन चीज़ों की मात्रा ऑटोमेटिकली बढ़नी चाहिए। ठीक है। फ्रूट्स भी कहीं ना कहीं आने चाहिए, चाहे उन्हें पसंद हो चाहे ना हो। ये मैं हमेशा कहती हूँ। डाइट में कुछ चीज़ें हेल्दी रहने के लिए खा लेनी चाहिए। ज़्यादा जब हम सोचते हैं ना कि इसका टेस्ट ऐसा, तो वो हमारे डाइजेशन को भी खराब कर देता है। यदि दुखी होकर आप कोई चीज़ खाएंगे तो वो असर नहीं करेगा। उसी तरह से जब आप वर्किंग स्टेज में आते हैं, शादी होती है, जॉब में हैं आप, तो यहाँ पे आपका एक्सर्शन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स, खासकर पल्पी ड्राई फ्रूट्स, इनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल हमारे यहाँ रोटी चावल ज़्यादा खाने की आदत है। तो रोटी आप या तो खोल लीजिए बीच में से, तो एक रोटी की 2 रोटी हो गई। यहाँ पे आपकी सब्जी और दाल की मात्रा हमेशा बढ़ी हुई होनी चाहिए, और सैलेड्स बहुत ज़रूरी हैं अगर आप इस बढ़ती हुई उम्र में मोटापा नहीं चाहते। फिर आता है आपका पेरीमेनोपॉज, यानी मेनोपॉज के पहले वाली स्टेज। तो यहाँ पे अक्सर ना थोड़ा सा डाइटिंग का कीड़ा रहता है, ये कम कर दो, वो कम कर दो, थोड़ा सा इंचेस बढ़ रहे हैं, तो वेट मेंटेन मत कीजिए प्लीज़, अपनी डाइट और वर्कआउट्स मेंटेन कीजिए। बिल्कुल, है ना। फिर आता है मेनोपॉज। तो पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज के बीच में आपका वर्कआउट हमेशा हमेशा होना चाहिए, चाहे आपके पास समय है या नहीं है। या तो दवाई के लिए समय निकालिए या वर्कआउट के लिए निकालिए। अगर सप्लीमेंट्स की, हर्ब्स की आवश्यकता है तो अंडर गाइडेंस लीजिए। और नींद को ये सारी ही स्टेजेस में हम अंडरमाइन करते हैं। अगर आप रेस्ट नहीं लेंगे तो आप एनर्जाइज नहीं रहेंगे। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ कैल्शियम से भरपूर जितनी भी चीज़ें हैं, सफ़ेद तिल हो गया, सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये हमको नॉर्मली मिलते थे, अब इसको थोड़ा सा हाइप कर दिया है। हमको लगता है शायद ज़रूरी नहीं है, लेकिन सबके लिए ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने यहाँ पे दी। और महिलाओं, ये जानकारी जो आपको मिली है ये बहुत फ़ायदेमंद है कि उम्र के हिसाब से किस तरीके से आपको किचन में जो आप खाना बना रही हैं, जो आप आहार ले रही हैं, उसको चेंजेस लाने हैं आपको। छोटी बच्चियां हैं तो उनको किस तरीके का आहार दिया जाना चाहिए, और अगर वो रजोनवृत्ति वाली महिलाएं हैं या फिर मेंस्ट्रुएशन पीरियड वाली जो लड़कियां हैं, उनको किस तरीके से आहार देना चाहिए, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिली हैं। आगे का प्रश्न, क्योंकि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यही आती है कि हम दिनचर्या की यहाँ पर बात कर रहे थे। बिल्कुल, क्योंकि बैठने वाली जॉब बहुत हो गई है हमारी जो महिलाएं हैं, वो, हम घरेलू महिलाओं की भी बात करें तो जो पहले की मेहनत वाला समय था वो आज के समय में नहीं है। या कहें कि जो वर्किंग वुमेन है वो भी लैपटॉप पे या कंप्यूटर्स पे अपना समय ज़्यादा बिता रही हैं। उसकी वजह से भी कई शारीरिक उनको परेशानियां हो रही हैं। तो आहार से किस तरीके से हम, क्योंकि दिनचर्या को तो ये कहीं ना कहीं बंधन में है, हम उसको ज़्यादा बदला नहीं जा सकता, आहार से किस तरीके से इसमें हमें सहायता मिल सकती है? देखिए, सैलेड्स का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। चाहे वो आप बारीक कटा हुआ सलाद ले लीजिए, कद्दूकस कर लीजिए, लेकिन आपके भोजन के पहले 1 कटोरी सलाद होना चाहिए।
अब उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जितनी सीजन में अवेलेबल हैं, क्या उसमें आपको टेस्ट बढ़ाने के लिए कुछ ऐड करना ज़रूरी है, तो नींबू हो गया, नमक, चाट मसाला, धनिया, पुदीना, काली मिर्च, थोड़ी सी दालचीनी, चाहिए तो उसी सलाद में थोड़ी सी किशमिश काट के ऐड कर दीजिए। वहाँ आपका पल्पी ड्राई फ्रूट्स भी हो गया और फाइबर भी चला गया। फाइबर अगर आप भोजन के पहले लेते हैं तो आप सीमित मात्रा में खाते हैं, आप ओवर ईट नहीं करते। फाइबर अगर आप लेते हैं तो आपके जॉइंट्स जो हैं ये सही रहेंगे, आपकी सोचने समझने की जो कैपेसिटी है वो हमेशा अच्छी रहेगी। और स्पेशली यदि चुकंदर सप्ताह में 3 दिन भी आपने लिया रेगुलरली 4-5 साल, तो आपका हीमोग्लोबिन ड्रॉप नहीं होगा। अगर हीमोग्लोबिन सही है तो हमारी हर चीज़ की एनर्जी जो है वो सही रहती है। ये बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी कि ये जो छोटी छोटी टिप्स हैं वो हमारी जो दर्शक महिलाएं हैं उनके लिए बड़ी काम आएगी कि खाने के पहले जो आप पूरी भोजन की थाली खा रहे हैं उसके पहले अगर आप एक बाउल या हम एक प्लेट सैलेड की कहेंगे वो लें और खाने के पहले लें, है ना? खाने के पहले लें जी। तो अगर फाइबर से पेट भर जाएगा तो खाना आप कम खाएंगे। बिल्कुल 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 सही बात बताई आपने यहाँ पे। और यहाँ पर एक बात यहाँ पर आपकी बातों में से और निकली थी, वो बात है बोन हेल्थ के बारे में, हड्डियों के बारे में। क्योंकि हम किसी भी उम्र की आजकल बात कर लें, छोटे छोटे बच्चों को भी फ्रैक्चर्स बहुत जल्दी हो रहे हैं, और वही बात हम आगे की प्रौढ़ महिलाओं के लिए करें, बढ़ती उम्र की महिलाओं के लिए करें, तो उनको भी हड्डियों से जुड़े रोग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो वो हड्डियों को किस तरीके से हम ताकत दे सकते हैं? यहाँ पे जो हमारा बेस है कुकिंग का वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप किस तेल में खाना बना रहे हैं, क्या वो फिल्टर्ड ऑयल्स हैं, कच्ची घनी वाला है, लकड़ी की घनी वाला है, या वो रिफाइंड ऑयल्स हैं। यदि रिफाइंड ऑयल्स का यूज़ है आपके रसोई में तो ये कहीं ना कहीं आपकी बोन हेल्थ को धीरे धीरे डिजेनरेट करेगा। फिर चाहे आप कितना ही कैल्शियम खा लें, कितनी ही गजक खा लें, क्योंकि तिल अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, या कितना ही खजूर खा लें। इसके अलावा हमारा सनलाइट में रहने का जो समय है वो कम हो गया है। हमको स्वस्थ रहने से ज़्यादा टैनिंग की चिंता होती है। तो सनलाइट में आप जितनी भी देर रहते हैं, फ्री है विटामिन डी, और इंडिया में सनशाइन इतनी अच्छी मिलती है पर हम उसका यूज़ नहीं करते, और हम प्रेफर करते हैं कि हम सप्लीमेंट्स लें। अगर डेफिशिएंसी है, फ्रैक्चर्स हैं, तो आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी है, चाहे वो ब्लड रिपोर्ट में आए या नहीं, उसको पूरा करने के लिए तो आपको सप्लीमेंट्स लेने हैं, पर उसके बाद आपको रेगुलर धूप में बैठना है। और ये हर किसी पे अप्लाई होता है। अगर आप ऑफिस गोइंग हैं तब भी सुबह दोपहर में से कहीं ना कहीं आधा घंटा निकाल के आपको बैठना पड़ेगा। इसके अलावा जितना ज़्यादा आपका ओवर थिंकिंग प्रोसेस रहेगा, स्ट्रेस रहेगा किसी भी चीज़ को लेके, उतना आपका विटामिन डी कम होगा, उतना आपका कैल्शियम कम होगा, और यही चीज़ पानी कम पीने से भी होगा। तो ये पूरा एक साइकिल है। तो आपको स्वस्थ रहने के लिए दिन के कम से कम 6 घंटे अवेयर रहना है जी। यदि आप 6 घंटे अपने भोजन पानी में ध्यान दे लेंगे तो लंबे समय तक आप हेल्दी रहेंगे। बिल्कुल। और यहाँ पर आपने जो एक ऑयल्स की बात करी, मैं चाहूँगी कि उस पर हम स्पेशल यहाँ पर जानकारी दें कि क्योंकि अगर हम मार्केट की बात करें तो रिफाइंड ऑयल्स जो हैं वही ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो क्या प्रेफरेंस होना चाहिए, हम खास तौर पर बताना चाहेंगे यहाँ पर ऑयल्स के बारे में? रिफाइंड ऑयल्स यानी वो तेल जिसको एवरेज और अच्छे दोनों बीजों को पीस करके निकाला गया है, ठीक है। फिल्टर्ड ऑयल्स यानी वो तेल जो अच्छी क्वालिटी के बीज से निकाला गया है। अब यदि अच्छे और एवरेज दोनों बीज साथ में हैं तो उसमें फ्लेवर थोड़ा सा खराब आएगा। उस तेल को रिफाइन किया जाता है, उसमें फ्लेवर्स और फोर्टिफिकेशन ऐड किया जाता है, जिससे आपको वो समझ में ना आए कि इसकी क्वालिटी में कहीं कुछ गड़बड़ थी, ठीक है। हमेशा रिफाइंड ऑयल्स जो हैं ये कोलेस्ट्रॉल कन्वर्जन ज़्यादा करेंगे। इसका ट्रांस फैट में कन्वर्जन, यानी जब आपका तेल या घी धुआं छोड़ता है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे ये बैड कोलेस्ट्रॉल को प्रमोट करता है आपके शरीर में। वहीं फिल्टर्ड ऑयल्स जो रहते हैं, कच्ची घनी वाले, लकड़ी की घनी वाले, इनका स्मोक पॉइंट बहुत ज़्यादा रहता है। यानी आपने जब कढ़ाई चढ़ाई, आप नोटिस करेंगे घी को गर्म होने में बहुत देर लगती है, और कुछ एक रिफाइंड ऑयल्स जो हैं वो आपने गैस चालू किया तुरंत धुआं छोड़ते हैं। जिस भी तेल या घी का स्मोक पॉइंट ज़्यादा है वो फ्राइंग के लिए बहुत अच्छा है जी। और फिल्टर्ड ऑयल्स चिपचिपे होते हैं, यानी यदि आप 1 चम्मच ऐड करेंगे कढ़ाई में तो वो फैल के बढ़ जाएगा। रिफाइंड ऑयल्स चिपचिपे नहीं होते, पता ही नहीं चलता कि तेल है, पतले होते हैं। तो तेल यानी चिपचिपा, दिस इज नेचुरल, वो होना ही चाहिए। यदि आपका तेल चिपचिपा नहीं है तो ये सोचने वाली बात है। और उसको वुड फिल्टर्ड ऑयल्स में क्वांटिटी भी कम यूज होता है। कोई अगर कहे कि वुड फिल्टर्ड महंगा है और रिफाइंड सस्ता है तो क्वांटिटी आपकी आधी हो जाती है, तो वो इजी है यूज करना। बिल्कुल, क्वांटिटी की बात तो हुई, कीमत की बात भी हुई, पर सबसे पहले स्वास्थ्य की बात हुई कि रिफाइंड ऑयल्स को हमें प्रेफरेंस नहीं देनी है जी। ध्यान देना है फिल्टर्ड ऑयल्स पे, जितना ज़्यादा यूज़ कर सके हम। खराब वसा और अच्छी वसा के बीच में अंतर करना है। ठीक, बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर हमें तेलों के बारे में मिली। और यहाँ एक बात और मन में आती है रेडी टू यूज़ फूड के बारे में, क्योंकि प्रचलन है बहुत ज़्यादा, या ये कहें कि आजकल की व्यस्त दिनचर्या है, या कहीं ना कहीं माताएं बहनें कुछ ईजी तरीका चाहती हैं कुकिंग में
किस तरीके से कच्ची पिसा हुआ लहसुन का उनको पेस्ट मिल जाए, इस तरीके के रेडी टू यूज़ जो फूड हैं उनको यूज़ में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर इनके कुछ नुकसान हैं तो क्या है? रेडी टू यूज़ फूड्स के मैं कभी भी फेवर में नहीं रहती हूँ, पर यहाँ वर्किंग फीमेल्स का ये कहना है हम कहाँ से टाइम निकालें। जी बिल्कुल। इवन होम मेकर्स का भी ये कहना है। तो सप्ताह में एक दिन आप निश्चित कर लीजिए कब आप ये सारी चीज़ें मिक्स करके रेडी करके रखेंगे। और ये होता ही था आज से 25-30 साल पहले, इनफैक्ट 20 साल पहले भी मैंने देखा है कई घरों में कांच के बर्तनों में आपका अदरक लहसुन का पेस्ट या अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट जिसको आप सब्जी के एंड में डालते हैं तो टेस्ट एकदम से बढ़ जाता है जी। तो जो आप प्रिजर्व्ड वाला रेडी वाला लेके आएंगे इसमें प्रिजर्वेटिव्स की मात्रा ऑलरेडी ज़्यादा है। अब हमारी व्यस्त दिनचर्या में हम खाना जो है एक ही बार ढंग से खा रहे हैं, उस खाने में भी अच्छा क्लीन और हाइजीन के अलावा हम प्रिजर्वेटिव्स डाल देंगे तो फिर हम हेल्दी कहाँ से रहेंगे। तो वीक में एक दिन निकालिए, छोटी छोटी प्रिपरेशंस करके रखिए, ये आपको लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। आपके बच्चों को पेट से रिलेटेड समस्याएं नहीं होंगी, सर्दी खांसी जो हमको फ्रीक्वेंटली होती है वो नहीं होगी, और आप उसी खाने को एडिक्टेड नहीं होंगे। बिल्कुल, क्योंकि प्रिजर्वेटिव्स जो हैं ये आपको एडिक्टेड फील करवाते हैं भोजन से, और कहीं ना कहीं टेस्ट में भी वो बेटर रहते हैं। तो ये भी एक आदत बनाने वाली चीज़ कहीं। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी है यहाँ पर भी है। और यहाँ पर जहाँ हम ये बात कर रहे हैं पैकेज्ड फूड या मसालों की बात तो हो ही गई, आजकल अगर एक ट्रेंड बन गया है कटी हुई सब्जियाँ, फ्रोज़न फूड जिसको हम कहते हैं वो भी है। टिफ़िन के लिए जल्दी बनाना है, मदर्स लेती हैं उस फ्रोज़न फूड को फ्रिज से निकालती हैं और फटाफट लंच तैयार हो गया। तो वो फ्रोज़न फूड भी क्या फ़ायदेमंद है या उसके भी कुछ नुकसान है? मेरी ऑडियंस मुझे आगे से सुनेगी नहीं शायद। फ्रोज़न फूड जो है इसमें न्यूट्रिशन कंटेंट हमेशा कॉम्प्रोमाइज रहता है। बजाय इसके आप ये कर सकते हैं, जैसा हमने वीकली प्रिपरेशंस की बात की, तो उसी तरीके से आप खुद घर में भी ये चीज़ प्रोसेस कर सकते हैं। अलग अलग डब्बों में आपने चीज़ें काट के रेडी कर दी। प्याज लहसुन आपको कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए काट के, क्योंकि उसका न्यूट्रिशन जीरो हो जाता है और वो हार्मफुल भी हो जाता है। मतलब न्यूट्रिशन कम है तब तक ठीक है, डिजीज फॉर्मिंग भी हो जाता है। फ्रोजन फूड्स को पहले थॉइंग की ज़रूरत होती है। थॉइंग इज उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आना। हमको कई बार समय नहीं होता, हम उसको निकालते हैं, एक बार धोते हैं और कुक कर देते हैं, ठीक है, तो हमने उसका न्यूट्रिशन ऑलमोस्ट जीरो कर दिया। बिल्कुल, तो इससे तो अच्छा है कि कोई भी 2-3 सब्जी जो आप काट के घर में रख सकते हैं उसी को यूज़ कीजिए। पनीर का यूज़ कीजिए, सोया नगेट्स का यूज़ कीजिए, भीगी हुई दालों को कहीं ना कहीं ऐड कीजिए। सब्जी का टेस्ट बढ़ाने के लिए एक छोटा सा टिप है, बेसन को रोस्ट करके फ्रीजर में हमेशा रखिए, मूंगफली रोस्ट करके पाउडर बना के हमेशा रखिए। हर सूखी सब्जी में ऊपर से इसको ऐड कीजिए और थोड़ा सा नींबू, आपकी वही घर वाली सब्जी बहुत टेस्टी लगने लगेगी और न्यूट्रिशियस भी। तो महिलाओं देखिए यहाँ पर किस तरीके की एक टिप आपको मिली है कि जहाँ हम रेडी टू यूज़ फूड मार्केट से ला रहे हैं वहाँ प्रिजर्वेटिव्स के साथ में आपको वो पैकेट्स मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा समय निकाल के किस तरीके से घर में भी रेडी टू यूज़ फूड बनाया जा सकता है, वो सारी टिप आपने हमें यहाँ पर दी है निधि जी। और एक अगर हम रोगों की बात करें, ये बात तो हो गई नॉर्मल चीज़ों के बारे में, अगर हम रोगों की बात करें तो इन सारे जितने भी पैकेज्ड फूड हैं या जितने भी गलत तरीके के आहार हैं उनसे किडनी स्टोन्स के होने की संभावना भी रहती है। बढ़ती उम्र के साथ आजकल किडनी स्टोन्स की भी समस्या देखने के लिए मिलती है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए, किस तरीके से बचाव कर सकते हैं हम उनसे और क्या इलाज संभव है? किडनी स्टोन्स जेनेटिक भी होता है अर्निका। इसके अलावा अगर आप लंबे समय तक पानी पीने से जो है बच रहे हैं, पानी पिएंगे तो वॉशरूम जाना पड़ेगा, काम डिस्टर्ब होगा, या कौन पानी पिए, या पानी में कुछ फ्लेवर चाहिए, ये सारी ही हैबिट्स आपकी किडनी को धीरे धीरे करके वीकन करता है। किडनी और लिवर ऐसे ऑर्गन्स हैं जो बहुत लंबे समय तक सस्टेन करते हैं, उसके बाद दे गिव अप। तो जब आप पानी लंबे समय तक नहीं पीते तो किडनी प्रॉपर फंक्शनल नहीं रहती एंड हेंस किडनी स्टोन्स फॉर्म होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो रेडी टू ईट की हमने बात की थी, जितनी भी डिब्बा बंद पैकेट बंद चीज़ें आप लेते हैं, इसमें आप प्रिजर्वेटिव के लिए पैसे नहीं दे रहे होते हैं, वो फ्री मिलता है। ये जो फ्री मिलने वाला प्रिजर्वेटिव है, ये आपके लिवर, किडनी और आपके इंटेस्टाइन्स के अंदर की जो चिकनाहट होती है, इस सब को जो है धीरे धीरे करके ख़त्म कर देता है, और इस वजह से भी किडनी स्टोन्स ट्रिगर होते हैं। अब यहाँ ठीक होने के लिए अगेन पानी ज़्यादा पीना, और प्लेन पानी जिसमें कोई कलर कोई फ्लेवर ना हो, वो कम से कम 1.5 लीटर आपके दिन में होना ही चाहिए समावेश उसका। इसके अलावा वेजिटेबल्स जो हैं, सब्जियां 3 प्रकार से ली जा सकती हैं। सलाद है, कच्चा पक्का संभारा सलाद टाइप का जो बनता है, थोड़ा सा छौंक लगा के रख देते हैं। तीसरा है कुक्ड सब्जियां। तो ये तीनों का समावेश आपके रूटीन में होना चाहिए। प्रोटीन कितना लेना है आपको, ये तो आप डाइटिशियन से परामर्श लेके कीजिए, और जल्दी सोइए। आपकी किडनीज और लीवर की हेल्थ अगर आपको अच्छी रखनी है
तो सोशल मीडिया, टीवी, स्पॉटिफाई, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, एनी ऑडियो वीडियो थिंग जो आपके ब्रेन, आईज, ईयर सबको एंगेज करते हैं, वो आपके वाइटल ऑर्गन्स को कहीं ना कहीं डैमेज करते हैं। बिल्कुल। और निधि जी, यहाँ पर एक बात, क्योंकि हम किडनीज के बारे में कर रहे हैं, तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या कैफीन ये बहुत Yes. बड़ी एक समस्या है, क्योंकि एडिक्शन केवल जी। ड्रग्स का नहीं होता, इन चीज़ों का भी होता है। बिल्कुल। ऑफिस गोइंग जो लोग हैं, जो युवा हैं खास तौर पर, वो इसके लिए बहुत एडिक्टेड है। काम कर रहे हैं तो साथ में कैफीन का या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का कुछ ना कुछ एक चल रहा है। तो इस पे हम जरूर चाहेंगे चाय पर चर्चा, चाय कितनी ज़रूरी है या नहीं है? कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मुझे तो खैर कभी पसंद नहीं आया, तो मुझे हमेशा ये लगता है पीयर प्रेशर की वजह से कई लोग लेते हैं, बिल्कुल। चाहे आपको पसंद आए या नहीं। दूसरा ये है कि आप जो खाना खा रहे हैं वो आप पचा ही नहीं पा रहे हैं, आपको एसिडिटी हो रही है, वो खाना मूव नहीं कर रहा है, इसलिए आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ले रहे हैं। तीसरा, इसमें बैड क्वालिटी शुगर रहता है जो आपके लिए बहुत हेल्दी नहीं है, उसी की वजह से एडिक्शन होता है। तो CO2 है जिसको हम एक्सेल करते हैं, वो हम ड्रिंक के फॉर्म में ले रहे हैं। शुगर है जो अच्छा नहीं है, वो भी हम ले रहे हैं, और उसको हम खाने के ऊपर ले रहे हैं। हाँ। जहां हमको पानी भी नहीं पीना चाहिए 45 मिनट तक। बिल्कुल। तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का यूजेज कम से धीरे धीरे करके कम कीजिए और फिर नील कीजिए, और आपको अचानक अपनी स्किन, बाल, एटीट्यूड, फोकस सब में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। बिल्कुल, बेशक। और यहाँ पर वाइट शुगर के बारे में भी हम बात करना चाहेंगे कि आजकल क्योंकि सेलिब्रिटीज़ भी कह रहे हैं वाइट शुगर को कम, मतलब सफ़ेद जो इंटेक है उसको हमें कम करना चाहिए, भले ही वो मैदा हो, नमक हो, चाहे शक्कर हो। जी। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारे भारतीय किचन में जो है भरपूर मात्रा में ये तीनों चीज़ें उपयोग में होती हैं। देखिए, शक्कर जो है, अगर कोई चीज़ नेचुरली स्वीट है तो उसमें शक्कर की आवश्यकता नहीं है। जैसे कई लोग बोलते हैं हमको खट्टा मीठा खाना पसंद है, हाँ। मैंने कहा था किशमिश ऐड कर लीजिए सैलेड में, थोड़ा सा गुड़ आपने दाल में ऐड कर दिया, ये सारे ऑप्शंस अच्छे हैं। शक्कर की चाशनी वाली कुछ चीज़ें यदि आप चाहते हैं तो ये गर्मी के सीज़न में जब आप बहुत स्वेट करते हैं तब ज़रूरी है, इसके अलावा शक्कर की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर हमको उस मीठे का एडिक्शन है, हमको चाय का एडिक्शन नहीं है, हम चाय को कल्प्रिट बनाते हैं, चाय में शक्कर का एडिक्शन है हमको, क्योंकि शक्कर से इंस्टेंटली आपको बूस्ट मिल जाता है, दिमाग तेज़ी से चलता है। मैदा तो खैर कभी भी हम किसी भी फॉर्म में नहीं प्रेफर करेंगे। तो इन सारी चीज़ों का समावेश तब कीजिए, आप अपनी थाली को 4 हिस्सों में डिवाइड कीजिए, ठीक है। रोटी, सब्जी, दाल, सलाद, इसके बाद जो बीच में थोड़ी सी जगह रहती है ना, उसमें शक्कर, नमक, ये दोनों चीज़ें ऐड होनी चाहिए अगर ज़रूरी है तो। नमक क्योंकि बाकी सारी चीज़ों में है। हम रैंडमली सलाद में ऊपर से नमक ज़्यादा डालते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जितना है उसी से यूज टू रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जो छोटे हमारे यहाँ पर दर्शक जुड़े हुए हैं, छोटी किशोरावस्था की हमारी जो युवा साथी हैं, जो कि फास्ट फूड की तरफ बहुत ज़्यादा रखते हैं, मैगी, पास्ता, ओट्स, इनके लिए क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि मैदे से बने तो ये भी हैं, पैकेज फूड तो ये भी हैं, पर एक तरफ बात ये भी है कि स्वाद है और बच्चे रोज़ चाहते हैं इस तरीके का खाना खाना। यहाँ पे हमको बच्चों को अवेयरनेस देने से ज़्यादा घर के बड़ों को भी अवेयरनेस देना ज़रूरी है कि जंक फूड का इंक्लूजन कीजिए डाइट में। मैं ये नहीं कहती उसके बिना सरवाइव कीजिए, पर उसका एक टाइम, उसका एक समय, उसका एक मील डिसाइड कीजिए। अगर आप रोज़ ही जंक फूड लेंगे और फिर आप सोचेंगे कि हमारा बच्चा स्वस्थ नहीं है, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, कैसी ग्रूमिंग है आपकी। दूसरा, स्वाद आपको तब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है जब आपको अंदर से ठीक नहीं लगता, आपका मूड ठीक नहीं है, आपको थकान महसूस हो रही है, और फास्ट फूड देख के आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें तेल, शक्कर, नमक, ये तीनों में से कोई भी एक चीज़ या 2 चीज़ हाई रहती है। आपने वो खाया, तुरंत आपको अच्छा लगा, फिर आधे घंटे में वो एनर्जी लो होती है। तो ये जो पीक्स ऑफ एनर्जी है, हमको इसको अवॉइड करना है। और किशोरावस्था की हर लड़की के लिए कम से कम 6 खजूर प्रतिदिन खाना दवाई से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सोने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पढ़ाई से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो हर लड़की जो 11-12 साल की उम्र की है तब से लेके 25 साल तक, इस एक चीज़ को इंक्लूड कर लीजिए तो भी आप बहुत स्वस्थ रहेंगे। और ये जो खजूर की मात्रा आपने बताई, ये उम्र के हिसाब से रहेगी या ऐसे ही होना चाहिए? इतना तो मिनिमम होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप वर्कआउट करते हैं, वॉक करते हैं, डांस प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, स्पोर्ट्स में हैं, तो इसका अमाउंट आप बढ़ा भी सकते हैं। और क्या हर मौसम में लिए जा सकते हैं? बिल्कुल, गर्मी, क्योंकि हम हमेशा अनीमिया अवेयरनेस पे ही चर्चा कर रहे होते हैं, किसी और चीज़ पे चर्चा करना ज़रूरी है अब। तो अनीमिया ना हो उसके लिए खजूर खाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर शुगर पेशेंट्स की भी मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं भारत राजधानी बनता जा रहा है शुगर के लिए, तो किस तरीके से क्या खजूर वहाँ पर भी यूज़ किए जा सकते हैं? अगर नहीं तो क्या उसकी जगह पर यूज़ किया जा सकता है, वो हमें ज़रूर बताएं शुगर के लिए। खजूर आपका नेचुरल सोर्स ऑफ शुगर है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जब आप खजूर खा रहे हैं तो आपको चाय में थोड़ी सी शक्कर जो पसंद है उसको हटा दीजिए। यदि शक्कर से बने हुए बिस्किट्स हैं, कुकीज़ हैं, जो कि हमको लगता है ये तो नमकीन है, पर उसमें शक्कर होती है माल्टोडेक्स्ट्रिन के फॉर्म में, ठीक है। शक्कर के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं,
तो ऐसी सारी चीज़ें जिसमें हिडन शुगर्स हैं उसको हटा दीजिए, मैदा टोटली हटा दीजिए, और कोई भी एक फल आप ले लीजिए जो भी आपको पसंद है। दिन में कम से कम वही फल 2 क्वांटिटी अगर आप लेते हैं तो ये काफ़ी हद तक आपके शुगर को स्पाइक होने से रोकता है। सिंपल शुगर्स आपके शुगर को बहुत पीक लेके जाएगा, फिर नीचे लेके जाएगा। यहाँ पे स्टेइंग हाइड्रेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी का समावेश जो है, खाने के आधे घंटे पहले 1 गिलास 1.5 गिलास पानी पीजिए, डाइजेस्टिव जूसेस अच्छे से सिक्रीट होंगे तो फिर शुगर पीक नहीं करेगा। सलाद खाने के पहले लेना है, और रेस्ट को हम अंडरमाइन ना करें, बिल्कुल, क्योंकि हम किडनी और लिवर की बात करते हैं और ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, स्प्लीन है, पैनक्रियाज है, जिसकी हम बात नहीं करते। छोटे छोटे से ऑर्गन्स हैं पर इनको रेस्ट चाहिए रहता है। हम एग्जर्ट होते हैं, फिर हम स्क्रीन देखते हैं और हम सोचते हैं हम रिलैक्स हो रहे हैं, तब हम और एग्जर्ट हो रहे होते हैं। एग्जर्शन से दूर होके एक्सरसाइज की तरफ आइए, शुगर आप अपने आप बैलेंस कर लेंगे। बिल्कुल सही। और जहाँ चुनाव की आपने बात करी, तो कॉम्प्लेक्स शुगर्स जो हैं या ऐसी शक्कर जो कि बिस्किट्स के रूप में आप ले रहे हैं, उनको आपको हटा के अच्छे जैसे खजूर है, कॉम्प्लेक्स शुगर्स में खजूर है, छुहारा है, खुमानी है, अंजीर है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। रेड ग्रेप्स हैं, ब्लैक ग्रेप्स हैं, इसके सूखे वर्जन्स मिलते हैं, किशमिश के अलग अलग वेरिएंट्स मिलते हैं। इसको अपने डाइनिंग टेबल पे रखिए, मीठा खाने की इच्छा होती है तब ये खाइए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने बताई। और क्योंकि हम यहाँ पर इतनी सारी बातें कर रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि ऐसी सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएं जो हमारी माताएं बहनें चाहती हैं कि उनको जानकारी मिले। तो डाइटिंग का विषय मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी। अच्छा। क्योंकि वज़न का बढ़ना या दूसरे रोगों की वजह से वेट इंक्रीज होने के कारण डाइटिंग को शामिल करना, तो ये डाइटिंग का कितना आप कहेंगे कि प्रभावशाली है, नहीं है, इसको यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? डाइटिंग यानी कम खाना नहीं, डाइटिंग यानी सही खाना। तो हमेशा किसी एक्सपर्ट से गाइडेंस लीजिए। हम अगर एक आइडियल डाइट प्लान डिस्कस करें क्या, वो ज़्यादा सही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सुबह थोड़ा सा जल्दी उठिए, घर वालों का काम हो उसके पहले आधा घंटा आपको खुद को मिलना चाहिए। कम से कम 2 गिलास पानी, चाहे आपको प्यास लगी हो या ना लगी हो। गुनगुना होगा तो और भी अच्छा, आपको थ्रोट रिलेटेड इश्यूज नहीं होंगे। इसके बाद जब तक आप किचन में कुछ कुछ काम कर रहे हैं, कुछ चीज़ें रेडी कर रहे हैं, या जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तब कम से कम 1 मुट्ठी भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, अखरोट, इस तरह की चीज़ें, और भी कुछ यदि आपको पसंद है तो। भीगे हुए हैं तो बहुत अच्छा, अगर भीगे हुए नहीं हैं तो ऐसे ही ले लीजिए। कुछ लेना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले खाली पेट पे चाय नहीं, ये ड्राई फ्रूट्स के बाद भी चाय नहीं। कम से कम 15-20 मिनट का गैप रखिए, उसके बाद आप चाय लीजिए। चाय में शक्कर नहीं, अनलेस आपको लो बीपी है और आपको बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, शक्कर नहीं। इसके अलावा जब आपकी चाय हो गई, कहीं ना कहीं हल्दी वाला दूध का भी समावेश कीजिए। महिलाएं घर के हर मेंबर के लिए अलग अलग चीज़ें बनाती हैं। हल्दी वाला दूध अपने लिए यदि कोई महिला बनाती है तो आपने एक सीढ़ी अपनी ग्रोथ के लिए क्रॉस कर ली। इसके बाद ब्रेकफास्ट तो क्या रहता है, कई लोग बोलते हैं टाइम नहीं मिलता, 11 बजे तक फ्री होते हैं। यहाँ पे खजूर, यहाँ पे फ्रूट्स, यहाँ पे सीड्स, कुछ नहीं से कुछ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सीजनल फ्रूट है वो लीजिए, और अगर चलते फिरते खा पा रहे हैं तो वैसे खा लीजिए। लंच के पहले हम सैलेड ज़रूर लेंगे, और अगर आपका ब्रंच होता है, जैसे कई लोग बोलते हैं एक ही टाइम में खा लेते हैं, तो यहाँ पे खजूर, ड्राई फ्रूट, सीड्स के अलावा आपका सैलेड, और उसके बाद रोटी, सब्जी, दाल, चावल। चटनी यदि घर में बनती है तो बहुत अच्छा है। हर सीज़न की अलग अलग चटनियाँ बनाइए, ये आपकी स्किन पे ग्लो हमेशा बरकरार रखेगा। इसके अलावा नारियल और मिश्री आप खाने के बाद खा सकते हैं, जो हमको प्रसाद में मिलता है, प्रायः हमारे घर में रहता है। गुड़ भी खा सकते हैं, मूंगफली गुड़ और मूंगफली और चना, ये भी आपका डिजर्ट हो सकता है। हमने वो गूदे वाले ड्राई फ्रूट्स की बात की, और आयरन का सप्लीमेंट आपको रियलाइज भी नहीं हुआ और आपने आयरन बूस्ट कर लिया। खाने के 40-45 मिनट तक पानी नहीं पिएंगे। अगर आपको ग्रीन टी टाइप का कुछ पीने की इच्छा है, मतलब वेट पे आपका फोकस है, तो वो 45 मिनट के बाद, ठीक है। फिर इसके बाद जब आपको भूख लगती है तब दोबारा से आप अपना फ्रूट ले सकते हैं, प्रेफरेबली सनसेट के पहले, क्योंकि आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट तब तक ठीक रहता है। अब इसके बाद शाम के स्नैक्स की बात हुई तो जितनी भी ड्राइड चीज़ें हैं, जैसे आपने ड्राई फ्रूट्स को ही थोड़ा सा रोस्ट करके रख लिया, या आपने मूंगफली में थोड़ा सा कुछ फ्लेवर ऐड करके रख लिया। अगर आपका ब्रंच हुआ है तो शाम तक भूख लगेगी तो यहाँ पे कुछ ताज़ा नाश्ता। फिर अगर सुबह हल्दी वाला दूध नहीं हुआ है तो शाम को हल्दी वाला दूध, प्लीज़, ये कंपलसरी है। रात का भोजन हो सके तो जल्दी कीजिए, है ना, और आराम से धीरे धीरे बैठ के चबा के फिर उसके बाद उठिए। अगर आपको वॉक करनी है तो भोजन के 45 मिनट के बाद कीजिए, तुरंत मत कीजिए, आपका डाइजेशन वीक हो जाएगा। और सोने के पहले एक छोटा सा टिप जो डाइट वाला नहीं है, गर्म पानी में 15 मिनट के लिए पैर डुबो के रखिए। ये आपको ओवरऑल रिलैक्स करेगा, आपका डाइजेशन बेटर करेगा, और जो स्ट्रेस रहता है महिलाओं को उससे आप दूर रहेंगे। बिल्कुल,
निधि जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर हमें दी, और डाइटिंग के साथ किस तरीके का डाइट चार्ट होना चाहिए और ख़ास तौर पे बढ़ती उम्र की महिलाओं के लिए, साथ ही साथ किशोरावस्था की महिलाओं के लिए भी आपने जितनी जानकारी दी वो निश्चित तौर पर उपयोगी साबित हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप प्रोग्राम में आई और इतनी उपयोगी जानकारी आपने हमें यहाँ पर दी। थैंक यू अर्निका जी, तो दर्शकों, महिला सशक्तिकरण की बात करें उसके पहले ज़रूरी है महिला स्वास्थ्य पर बात करना। जी हाँ, औरों का ध्यान दें उसके पहले खुद के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो आज के कार्यक्रम की यही आपको सीख मिली है कि किस तरीके से आहार से आप अपने रोगों पर भी नियंत्रण रख सकती हैं, अपने वज़न पर भी नियंत्रण रख सकती हैं। तो व्यायाम और आहार दोनों पर आप ध्यान रखेंगी, इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद।